हो गए, इसकी चर्चा करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। अगर ये आ गया तो x प्लस बी बाई 2a, कोई सा भी x ऐसा नहीं है, इमेजिनरी रूट होगा। और x एक्सिस पे अगर क्रॉस किया, इसका मतलब ये रियल रूट्स एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है सर, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है। आज हम लोग यहाँ आज पहला क्लास है NSJS चैम बैच का, और इसमें हम धुआंधार तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। बेसिक पहला क्लास, बेसिक मैथ्स से रिलेटेड चीज़ों की ओर बात करेंगे हम, है ना। उस पर कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, क्या क्या ज़रूरी है फिजिक्स समझने के लिए, और फिजिक्स पूरी तरीके से बूझने के लिए, समझ रहे हो, कितना क्या ज़रूरी है, इसके चर्चा अभी हम लोग करते हैं, है ना। इसके बाद वेक्टर वाला पार्ट करेंगे। इसके बाद जो है मेन फिजिक्स अपना काइनेमेटिक्स स्टार्ट होगा। फिर सोचने समझने की क्षमता आपकी तेजी तरीके से बढ़ेगी। अभी स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के और जल्दी जल्दी में, क्योंकि समय कम है हमारे पास और इसी समय में हमको सब कुछ पढ़ना है तरीके से, ताकि आप जो है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बढ़िया से यूज कर पाए। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा डाउट उसका क्या, बेसिक मैथ्स, जिसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे इसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ, और इस बेसिक मैथ में क्या क्या स्टडी करने वाले हैं इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बात आपको मालूम होगा अच्छे तरीके से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कहाँ होगा, वो बेसिक मैथ्स है, और बेसिक मैथ है तो आपको इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए। फिजिक्स में भी आपको जरूरत पड़ेगा इसकी, ठीक है। अच्छा, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रो पार्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा इंट्रोडक्शन, उसके कुछ प्रॉपर्टीज, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लीनियर इक्वेशन, जो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये आपको आता होगा, और डिटर्मिनेंट्स की हल्का थोड़ा बहुत उसकी बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप जानते होगे, इसकी चर्चा करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो सबसे बेसिक चीज है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। बाइनोमियल, जिसको अपन फैक्टोरियल नोटेशन जिसको बोला जाता है, फैक्टोरियल के बारे में, एम फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 से लगातार का प्रोडक्ट, नई नई चीजें आपको। सीरीज एक्सपेंशन, इसकी भी कहानी हम समझेंगे, सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। और फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, लिमिट्स की चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे। बेसिक सा कैलकुलस थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत कभी कभी आपका यूज आ जाएगा तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। शुरुआत किया जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आई होप कि आप फुल कॉन्फिडेंट होगे। और अब जो है हम लोग क्वाड्रेटिक की चर्चा करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई हमको बचपन से पढ़ रहे हो तुम क्लास 6, 7, 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास में होगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम तो सुने ही होंगे, बहुत सब लोग सुने होंगे। तो मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि रिटेन है इस फॉर्म में, कैसा फॉर्म है सर, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। ये जो एक्सप्रेशन है, ये है कौन सा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको हम बोलेंगे ये है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगा। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर इस एक्सप्रेशन को मैं किसी के साथ इक्वेट कर दूं, जैसे मैं कोई एक फंक्शन ले लूं कि y जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी, ये बन गया। तो ये जो आ रहा है, ये जो है, इसको अपन बोलेंगे ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब ये एक्स और वाई में एक रिलेशन बता रहा है, कुछ इस तरीके से बता रहा है कि इस ऐसे रिलेशंस को हम लोग पैराबोलिक रिलेशन बोला जाता है या पैराबोलिक फंक्शन बोला जाता है। उसकी चर्चा भी हम करेंगे क्या होता है, ठीक है।
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके कुछ दो रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा। कैसे अल्फा बीटा निकाला जाएगा इसकी बात भी हम करते हैं, अभी समझते हैं। अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, बीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा, और क्या, और कि इसको निकालने का दो तरीका है, स्प्लिटिंग मेथड, दो तरीका मेथड, टू मेथड जो है इसके निकालने के। आपको आई होप कि ये चीज मालूम होगा कौन कौन। एक तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप निकाल सकते हो, और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो बहुत एक बड़ा सा फॉर्मूला आता है। आई होप कि आपको ये बात वो जानते होगे आप, बट कैसे आता है वो चीज, श्रीधराचार्य फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2, ये कैसे आता है, इसकी भी कहानी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, है ना। उससे भी आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो हमारे पास इक्वेशन है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई साहब, अगर हमारे पास इक्वेशन है कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका हमें रूट्स निकालना है। रूट्स क्या होगा सर, रूट्स वो होगा x का वह वैल्यू जिसपे y का वैल्यू 0 हो जाए। मतलब हमें एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 कर दूं मैं, तो x के कौन कौन से वैल्यू पे ये फंक्शन 0 हो रहा है इसकी चर्चा करनी है, इसका बात करना है, इसके बारे में जानना है हमको। क्या करेंगे, सवाल सबसे पहला ये, क्या किया जाए सर। मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा टेक्निक यूज करूंगा मैं। अगर a कॉमन ले लिया यहां, तो यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाई ए, एक ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है जो कि 0 के बराबर है। सर अगर इसको मैं एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना दूं, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना दूं, तो कैसे बनाएंगे भाई परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में। सर ए ये एक्स स्क्वायर है प्लस बी बाई ए इंटू एक्स है, तो हम 2 टाइम्स ऑफ बी बाई 2a इंटू एक्स कर देंगे, तो कोई दुख दर्द तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, सही बात है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ऑफ बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस ऑफ सी बाई ए, ये क्या 0 के बराबर होगा? होगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, होगा। यहाँ हम बिल्कुल परेशान नहीं है और आप कोई परेशान नहीं करेंगे, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है कि ये होने वाला है, सही बात है। तो अगर a इधर कॉमन है, मैं बोलूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये क्या x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर होगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। और अगर मैं माइनस यहां कॉमन ले लूं, तो क्या ये बी स्क्वायर बाई बी बाई 2a का होल स्क्वायर, या बी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी बाई ए के बराबर आएगा बेटा, माइनस ऑफ सी बाई ए के बराबर आएगा, ये 0 के बराबर हो गया। अच्छा बहुत बढ़िया सर। तो अगर मैं बोलूं कि x प्लस बी बाई 2 ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ये उधर लेके चला जाऊं मैं, तो बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ सी बाई ए। अगर आप इसको थोड़ा सा जनरलाइज करोगे या इसको सोल्व कर लोगे, तो आपको मिलेगा सर x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं मैं, एलसीएम ले लूं मतलब, तो यहां बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी है, और 4a से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी। तो x प्लस बी बाई 2a जो आ रहा है बेटा, वो क्या आएगा, वो आ रहा है x प्लस बी बाई 2a जो आ रहा है वो आएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। सर अगर ये आ गया तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, इसको अपन बोलेंगे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a है ये। हाँ सर, तो अगर उसको भी इधर लेके चलाओ तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a कॉमन हो जाएगा, एलसीएम 2a ही हो जाएगा, तो माइनस बी बाई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर आ रहा है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यही x है, क्या है ये, यही x है, यही है, यही है,
यही है जिसकी हमें तलाश थी, जो हम लोग बचपन से चाह रहे थे कि सर ये फॉर्मूला जो है श्रीधराचार्य कहाँ से आया होगा, कैसे आया होगा। तो मैं आपको ये बताया कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आया। बहुत बढ़िया बात है सर। सर क्या ये एक्स ही होगा? क्या एक सिंगल एक्स के लिए डिफाइंड है? नहीं 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 नहीं, ये जो है दो एक्स, दैट इज x1 x2। कैसे आ गया x1 x2? एक बार इसको प्लस के साथ खोल सकते हो, एक बार इसको माइनस के साथ खोल सकते हो, है ना। तो अगर आप प्लस के साथ खोलोगे, हमारे पास आया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए। तो अगर x1 लिखूंगा मैं लिखूंगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और इसी को मैं बोलूंगा कि ये अल्फा है। सिमिलरली बीटा जो कि x2 होगा वो आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। बट बेटा ये जो टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो टर्म है अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, है ना। कुछ ऐसा अंग्रेजी नाम है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिपेंड करता है कि क्या x का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगा या इमेजिनरी नंबर होगा। कैसे सर? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को अपन डी बोलते हैं, इफ क्या सर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हुआ तो अंदर वाला टर्म तो निगेटिव हो जाएगा, तो सर माइनस ऑफ 3, आप ये तो इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो इसको अपन नंबर लाइन पे दर्शा नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग बोलते हैं अगर ये कंडीशन होगा इट हैव इमेजिनरी रूट। सर इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या है? मतलब कभी भी x के किसी भी ऐसा वैल्यू जो एक रियल नंबर हो, उस रियल नंबर पे कोई सा भी x ऐसा नहीं है जिस x पे y का वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि y ये है और x में ऐसा कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जिससे y का वैल्यू 0 आ जाए। ये आपको कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन जीरो हो, ऑलवेज हैव रियल रूट्स इसके होंगे, है ना। रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स नहीं होंगे। सर बोलो कि आप सर मैथ्स पढ़ा रहे हो, फिजिक्स पढ़ाना है, भाई थोड़ा बहुत जानकारी लेना जरूरी है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, यू नो अबाउट दैट। तो अगर फिजिक्स एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज को आपको सोल्व करना है तो उसके लिए मैथमेटिक्स बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये इमेजिनरी रूट्स होगा, इसको अपन डी बोलते हैं। तो डी ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 की कहानी है। अच्छा, मैं बोलूं कि सर अगर अल्फा प्लस बीटा को मैं ऐड करता हूं, अल्फा प्लस बीटा को क्या करूं? ऐड कर दूं। तो अगर दोनों को ऐड करोगे बेटा, तो दो सोचो, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। एलसीएम अभी भी 2a है, ना, ठीक है, अभी भी 2a है। और प्लस इसको भी ऐड करें तो ये भी माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे में 2a से डिवाइड कर दो, तो माइनस बी क्या कट जाएगा, ये माइनस और ये पूरा प्लस कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए। तो आपको दिया कि माइनस बी बाई ए। मतलब सर सम ऑफ रूट्स जो होगा, हम लोग यहां से एक पॉइंट बताएं कि सम ऑफ रूट्स जो होगा वो किसके बराबर होगा मेरे भाई? वो किसके बराबर होगा सर सम ऑफ रूट्स जो होगा माइनस ऑफ बी बाई ए के बराबर आएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स किसके बराबर आएगा? सर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स जो है अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो सी बाई ए के बराबर आता है। सर कैसे आएगा ये? आप ये करो, ऐसा करो, कोशिश करो कि इसको सोल्व कर लें, अगर आप चाहोगे तो मैं करूंगा, है ना, क्योंकि तुम्हें जो है उदास देखना हमें पसंद नहीं। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होगा। सर कैसे होगा? मास्टर पे भरोसा रखो। आइए, अल्फा कितना है बेटा? माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बीटा कितना है सर? प्लस ऑफ बी प्लस अंडर रूट, यहाँ भी माइनस ऑफ बी माइनस अंडर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए के बराबर। अच्छा स्क्वायर करेंगे, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा ये, तो ये जो है 1/4a² आ गया नीचे, 4a² नीचे आ गया, और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर माइनस ऑफ, इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा ये, ठीक है। तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 4ac अपॉन 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए ने को चिर दिया, 4 ने 4 को चिर दिया, क्या ये c/a के बराबर आएगा। तो यहां से आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस b/a के बराबर आ रहा था। यहां से दो चीज अपने को समझ में आई, अल्फा बीटा कैसे निकालेंगे, अल्फा बीटा में क्या कैसे रिलेशन होता है उसके कोफिशिएंट के साथ, a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और b जो है कोएफिशिएंट ऑफ x है। ये बातें आपको मालूम होगा, इसमें हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया सर आखिर ये जो y x का रिलेशन है, इसमें भाई हमको ग्राफ के बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा होनी जरूरी है सर। बिल्कुल सही बात है, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि सर ग्राफ का चर्चा होना चाहिए, है ना। आइए, डिपेंड करता है कि हमारा फंक्शन कैसा है। अगर फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है एंड a इज ग्रेटर देन 0 एज वेल एज d वो भी ग्रेटर देन 0 है, तब जो ग्राफ होगा वो अपवर्ड पैराबोला होता है। ये बात आप समझो। कैसे सर, कैसे अपवर्ड पैराबोला होगा? अभी हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ इक्वल टू, या ये इसको बोलेंगे माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई 4a² माइनस c/a। ये इक्वेशन था आपके पास, ठीक है। तो ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, ये एक पैराबोला है, ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सी करके ऐसा कुछ पैराबोला है। तो x इक्वल टू 0 होगा तो y का वैल्यू माइनस सी के बराबर ऐसा कुछ होगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो y का वैल्यू क्या होगा, माइनस सी, है ना। तो इस तरीके से कहानी बन रही होगी। अच्छा, तो ये जो और पैराबोला होता कैसा है, तो पैराबोला सर जो है x ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना। इफ दूसरा कंडीशन, ये कब है, दूसरा कंडीशन इफ a इज लेस देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0 होगा, तब कैसा होगा ग्राफ, तब ग्राफ होगा आपका ऐसा। इसे थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको जब आप इक्वेशन सोल्व करोगे कैसा भी फिजिक्स में, तो आपको समझ में आएगा बातें। ये कुछ ग्राफ इस तरीके से होगा, ठीक है। अच्छा, जब दोनों होंगे, अच्छा a ग्रेटर देन 0 है बट d लेस देन 0 है, तब क्या होगा, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0, तब जो कहानी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। कैसे सर, सर वो जो है हमारा ग्राफ जो बनेगा ऐसे बनेगा। कैसा भाई, तो ये इस तरीके से सॉरी ऐसा, ये टच नहीं करेगा, है, इट डोंट क्रॉस एक्स एक्सिस। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट होगा, और एक्स एक्सिस पे अगर क्रॉस किया इसका मतलब ये रियल रूट्स एक्स एक्सिस पे, तो भाई कौन सा नंबर होता है, रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर को सेटिस्फाई करा, मतलब एक से कोई ना कोई रियल वैल्यू पे y का वैल्यू 0 हो रहा है, बट ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि d का वैल्यू लेस देन 0 डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है ना। और सेम कहानी कि इफ a इज लेस देन 0 ऑल d जो है वो भी लेस देन 0 है, दोनों लेस देन 0 है, तब जो कहानी बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, तब जो बन जाएगा वो इस तरीके से बनेगा। कैसा सर, सर ऐसा, यहां भी टच नहीं करेगा, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। हो सकता है ये इधर भी हो उधर भी हो, दोनों तरफ हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे की कहानी हम समझते हैं, आगे की चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसकी कहानी भी समझते हैं। उससे पहले हमको बुझना पड़ेगा, उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर ये लॉगरिथमिक फंक्शन का कहाँ से आया, मतलब क्यों जन्म हुआ इसका, है ना।
उसकी चर्चा करते हैं। उससे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन से पहले हमको थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। भाई अगर मैं बात करूं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो ऐसा रिलेशन जिसमें कोई कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल हो, y इक्वल टू ए के पावर x कर दो तो ये कांस्टेंट है, a क्या है, कांस्टेंट है, उसके पावर में वेरिएबल है, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, है ना। इसके भी कुछ नियम कानून है, कैसे, किसके नियम कानून, प्रोडक्ट के, मल्टीप्लीकेशन के, एडिशन के, ये सब आपको मालूम होगा कि सर अगर a के पावर m इंटू ए के पावर n है तो इसको हम a के पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। अगर a के पावर m होल का पावर n होगा तो इसको अपन a के पावर m इंटू n लिखेंगे। अगर a के पावर m अपॉन a के पावर n होगा इसको अपन a के पावर, दिस इज m माइनस n होगा मेरे भाई, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि दिस इज a के पावर m इंटू बी के पावर m है तो ये वापस से a इंटू बी के पावर m होगा। ये सब मैं जानता हूं कि ये सब आपको शायद आता होगा। अगर मैं बोलूं कि a के पावर m अपॉन b के पावर m है तो मैं बोलूं कि a के पावर m a बाई b के पावर n के बराबर होगा, है ना। ये बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपको मालूम होगा। आई होप कि ये चीजें जानकारी में होंगी, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अच्छा सर, एक से अभी तो आप लॉगरिथमिक फंक्शन की बात कर रहे थे, अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कहां से आ गए? तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो जन्म हुआ है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के कारण ही हुआ है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, समझ रहे हो। एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन जो होगा है वो इनवर्स फंक्शन होता है, किसका? दिस इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट। सर इनवर्स क्या होता है? इनवर्स जो है जैसे अगर यहां जो y है और यहां x है तो अगर x को y के टर्म्स में लिख दोगे तो वो उसका इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसा कुछ कहानी होता है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a, या इसको हम नंबर बोलते हैं या इसको बोलते हैं बेस। a जो है उसको हम लोग बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं इसको? ये होता है बेस, ठीक है, ये होता है बेस। इसको बोलते हैं अपन नंबर, इसको बोलते हैं अपन नंबर, है ना, नंबर, ठीक है, सीधा सीधा ऐसे बोलते हैं। तो अगर आप इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहोगे तो हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू a के पावर y, है ना। देखा, ये जो कांस्टेंट, ये जो वैल्यू था वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। दो फंक्शन होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है भाई। अगर हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये लेट से कि हमारे पास फंक्शन है, तो यहाँ एक्स क्या बेटा? एक्स जो है एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। और एफ ऑफ एक्स क्या होगा? या जो भी ये वाई होगा उसका वैल्यू अपन बोलेंगे कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मतलब ये वाई दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। एक्स के अपने मर्जी से हम कुछ भी रख सकते हैं, क्या वाई अपने मर्जी से कुछ भी आ जाएगा? ना 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 ना, वाई अपने मर्जी से नहीं आएगा। वाई उसी वैल्यू पे डिपेंड करेगा जो वैल्यू आप एक्स उसमें रखोगे, ठीक है। वही कहानी यहां भी है, जो हम वैल्यू एन का वैल्यू रखेंगे वाई उसी पे डिपेंड करेगा, वाई उसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहां एन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। एन है इंडिपेंडेंट, एन हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वाई क्या कुछ भी रख सकते हैं? नहीं सर। इसको अगर एन से आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको मैं बताऊं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ
एक्स बेस ए, ठीक है, एक्स बेस ए। तो अगर ये एक्स है, एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। तो अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहोगे लॉगरिथमिक फंक्शन में, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a के पावर y। अब देख, अब ये y क्या हो गया, अब ये y क्या हो गया, y हो गया सर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, और x क्या होगा, x हो गया डिपेंडेंट। अब x y पे डिपेंड कर रहा है, हालांकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, बट तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में है कि y का वैल्यू हम रखें तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, यहाँ से ऐसे यही तो मिल रहा है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन होता है ना। कोई भी फंक्शन जो है लॉगरिथमिक फंक्शन, पहले अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ की चर्चा करूं, तो अगर ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बनाओगे तो दो बात पे डिपेंड करता है सर, ऐसे और ये इस तरीके से ग्राफ, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। y इज इक्वल टू ए के पावर एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है। अब ये ग्राफ कब है, इफ a इज ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा बड़ा हो तो, अगर a लेस देन 1 हो तो ग्राफ जो है इस तरीके से होगा, यहां से ऐसे जाएगा इंफिनिटी, कट करेगा उसी पॉइंट को, लेकिन ऐसे जाएगा। ये है y इज इक्वल टू ए के पावर x, बट कंडीशन क्या है, इफ a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए कहानी है, ठीक है। तो ये ग्राफ है। लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है सर, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, चूंकि ग्राफ y लॉगरिथमिक फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसा है, इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन होता है। तो किसी भी फंक्शन का, अगर किसी भी इनवर्स फंक्शन का आपको ग्राफ बनाना है, तो आप y इक्वल टू एक्स के अबाउट उस फंक्शन का मिरर इमेज ले लीजिए। जैसे हमें a के पावर x फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन a के पावर x का इनवर्स फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि हम y इक्वल टू एक्स के अबाउट एक मिरर रखेंगे, ये लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट एक मिरर रखेंगे, और इस मिरर का, इसमें जो इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आप थोड़ा फील कर पाओ तो आप बात समझ में, ये है y इक्वल टू ए के पावर x, और ये है y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, ठीक है, ए बेस एक्स, बुझे बात ये रिलेशन। तो एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है, किसी भी फंक्शन का आपको इनवर्स फंक्शन निकालना है तो y इक्वल टू एक्स के अबाउट ले, और इस फंक्शन का इनवर्स, ये जो है इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है, तो दोनों एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है ना। तो दोनों y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले लो। सर कैसे होगा ये भाई, y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर कोई पॉइंट है, जैसे हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं बोलूँ कि ये हमारे पॉइंट है x, y, मैंने y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर रखा, तो इसका जो इमेज बनेगा वो y, x हो जाएगा, समझे, y, x हो जाएगा। तो ये उल्टा हो गया, देख लो, ये जो x था ये y हो गया, y जो था वो x हो गया, तो वही कहानी यहाँ इसलिए बनता है, समझे। इसकी चर्चा आप लोग थोड़ा बहुत जब आओगे तो पढ़ोगे उसके बारे में, बट ये मेन रीजन है लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसकी कहानी समझ में आई होगी आपको। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस को भी सोल्व करने के लिए उसका अलजेब्रा अलग है ना, उसका एडिशन क्या होता है, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन का क्या रूल है, उसकी चर्चा हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। आइए, क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है भाई। सर अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू दिस इज y इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस m, है ना, m बेस है, और एक है y1, दिस इज y2 इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस m n बेस है ना। तो y1 इंटू y2 या y1 प्लस अगर y2 करना है हमें तो क्या होगा, लॉग ऑफ m बेस ए प्लस लॉग ऑफ n बेस ए, इसका वैल्यू लॉग ऑफ a बेस m इंटू n के बराबर होगा। बहुत बढ़िया। मैं बोलूँ कि y1 माइनस y2 क्या होगा भाई, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा लॉग ऑफ
एम बेस ए माइनस लॉग ऑफ एन बेस ए, और इसको हम बोलेंगे लॉग ऑफ एम बाई एन बेस ए के बराबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से चर्चा करेंगे। सर अगर मैं बोलूं कि और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सर एक और इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ ए बेस ए का वैल्यू क्या होगा, 1। लॉग ऑफ ए बेस ए का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अच्छा सर, ये बेस क्या है? बेस दो होते हैं, एक तो जनरल, एक होता है नेचुरल बेस। नेचुरल बेस जो अपन नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर आपका बेस नेचुरल बेस है, मतलब नेपियर कांस्टेंट के बराबर है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, अगर ये y इक्वल टू है तो ये ln ऑफ x के बराबर हम लोग लिखते हैं। अगर e का वैल्यू क्या होता है, नेपियर कांस्टेंट, और e का जो वैल्यू होता है 2.71 के आसपास, है ना। ये होता है y का, y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस e। ठीक है, ठीक है, तो ये नेपियर कांस्टेंट है। ओके, ये एक कहानी है किसका, लॉग ए बेस ए का। लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1 क्यों होता है सर, सवाल तो ये है ना। तो अगर a, इसको अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू, या मैं ऐसे कर लूं कि लॉग ऑफ ए एक्स बेस ए इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a के पावर 1, ये तो होगा, अभी पढ़े थे। तो x इक्वल टू a के पावर 1 होता है, x का वैल्यू क्या होगा, a हैगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखेंगे कि जब बेस और नंबर दोनों सेम होगा तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है ना। और लॉग ऑफ ए 1 बेस ए का वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होता है, मतलब इसका नंबर 1 कभी नहीं होना चाहिए। 1 हमेशा 1, अगर 1 होगा तो ये 0 के बराबर होगा, मतलब ऐसा नहीं कि होना नहीं चाहिए। अगर नंबर 1 होता है तो ये इसका वैल्यू 0 के बराबर होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास फंक्शन था ना y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ए बेस एक्स एक्स बेस ए, तो x का वैल्यू अगर 1 रख दूं तो y का वैल्यू 0 होगा। देखो आप अगर ग्राफ में थोड़ा सा देखोगे तो ये वैल्यू लगभग 1,0 है, और ये जो वैल्यू होगा वो 0,1 है ना। देखो 0 जो है ये यहाँ एक्स एक्सिस था, अभी वाई एक्सिस का हो गया। ये 1 जो एक वाई एक्सिस का था वो एक्स एक्सिस का हो गया। तो इस तरीके से रिवर्स होते हैं, तो हर एक पॉइंट का रिवर्स कर जाता है एक दूसरे के साथ, है ना। तो अगर सबको ऐड करोगे, सबका लोकस बना लोगे, सबको ऐड करके एक लाइन बनाओगे, तो ये एक दूसरे का ग्राफ आपको समझ में आएगा। बात आपको क्लियर हो रही है, बात आपको क्लियर हो रही है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है सर, बोल रहे हैं कि आप तो बहुत ज्यादा चीज बता रहे हो, इतना तो जरूरत है नहीं, उसे जरूरत नहीं है, बट थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इसके बारे में। ठीक है, ये n इक्वल टू ए के पावर वाई। हाँ, हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे इधर प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। अच्छा, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है सर? प्रॉपर्टीज और तो बहुत सारे हैं, तो हम लोग पूरा लॉग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा सर। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a के पावर b के पावर m हो, तो m जो है इधर आ जाएगा m इंटू लॉग ऑफ b बेस a लिखेंगे। ठीक है, मैं बोलूँ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ b a के पावर m हो, तो क्या होगा 1 बाई m लॉग ऑफ b बाई a, सॉरी b बेस है, b बाई a नहीं, b बेस है। ठीक है, मैं बोलूँ कि एक प्रॉपर्टीज ये हो गया, एक प्रॉपर्टीज ये हो गया, और क्या क्या प्रॉपर्टीज है? और सारे प्रॉपर्टीज हैं भाई। लॉग ऑफ a बेस b है, तो कॉमन बेस ले लो, लॉग ऑफ a बेस c अपॉन लॉग ऑफ b बेस c। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं? हाँ सर, और भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है कि मतलब आपको जो है प्रूफ नहीं हो सकता है, बट अपने पास समय उतना नहीं है। मैं बोलूँ कि y इक्वल टू अगर a के पावर लॉग ऑफ a बेस कोई सा ही फंक्शन हो f ऑफ x, तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका वैल्यू f ऑफ x के बराबर होगा। कब? जब इसका बेस और इसका बेस दोनों का बेस सेम हो। ठीक है, कैसे होगा इसकी चर्चा भी हम लोग समझ लेंगे आगे की क्लासेस में। ठीक है, बट इतना आप ध्यान रखें, ये सारी कहानियां हैं
लॉगरिथमिक फंक्शन का। सर बहुत बढ़िया बात है, लॉगरिथमिक फंक्शन हमने पढ़ लिया। कुछ सवाल करते हैं उसके, कुछ सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन है बेटा, इफ a इज इक्वल टू लॉग 2 बेस लॉग 2 बेस लॉग 2 256। अच्छा, तो ये देखो लॉग ऑफ लॉग ऑफ 2, अब इसका है लॉग ऑफ, इसका नंबर है लॉग में, लॉग ऑफ 2, इसका है log ऑफ 4, इसका 256 है। तो 256 को अगर मैं बोलूं कि क्या ये 4 के पावर 4 लिख सकते हैं 256 को, कि 4 का क्यू क्या होगा, 4 का क्यू तो 64, तो इंटू 4 करेंगे तो 256 आ जाएगा, तो 4 के पावर 4 ये हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया, तो अगर 4 की पावर 4 है तो ये 4 इधर आ जाएगा, मतलब ये पावर में है ना, तो ये 4 इधर यहाँ गया, इसका वैल्यू क्या होगा, log 4 बेस 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू जो है, ये जो ये था इसका टोटल का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब ये 4 है तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, बच जाएगा 2 के पावर 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा। अब ये बच गया log 2 बेस 2, है ना, इसका 4 था भाई, ध्यान से देखो log 2, इसका वैल्यू है log ऑफ 2, ये है log ऑफ 4, ये है 256, ठीक है। 256 को हम क्या लिखे, 4 के पावर 4, तो ये हमको समझ में आया कि ये जो पूरा वैल्यू है 4 है, तो इसको 4 आ गया। इसको मैं बोलूंगा कि 2 का पावर 2 है, तो ये 2 कॉमन ले लूं मैं अगर, तो 2 यहां आ जाएगा, यहां 2 बच जाएगा, इसका वैल्यू वापस से 1 हो गया। अच्छा, अब ये 2 2 बच गया, तो log 2 बेस 2 का वैल्यू वापस से 1 हो गया, तो मतलब यहां से यहां तक का पूरा का वैल्यू कितना हो गया, 1 के बराबर। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा ठीक है, इसको मैं अगर ढंग से कर दूं तो ऐसे लिखिए log ऑफ 2 बेस log ऑफ 2 बेस log ऑफ 4 और 256 प्लस 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ रूट टू को 2 के पावर 1/2 लिख देंगे, ये 2, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं बोलूं अगर कि ये क्या बेटा, इसको हम 4 के पावर 4 लिखें तो ऐसे लिखें log ऑफ 2 बेस log ऑफ 2, है ना, के पावर log ऑफ 4, ये हो जाएगा 4 के पावर 4, 4 के पावर 4। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। 2, अब देख 2 के पावर 1/2 है, तो मैं यहां बोलूं सर, हमने वही पढ़ा था कि log ऑफ a बेस b बेस a के पावर m हो, तो मैं बोलूँ कि log ऑफ ये 1/m हो जाएगा इंटू log ऑफ b बेस है ना, तो इसका पावर 1/2 है, तो 1/1/2 हो जाएगा, 1/1/2 है ना, तो ऊपर जाएगा 4 आ जाएगा ये, तो 4 इंटू लॉग ऑफ 2 बेस 2 हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1। बहुत बढ़िया सर, तो 4 इंटू 1 इसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना है, ये ओवरऑल 4 होगा, आपको दिख रहा होगा ये 4 है, तो इसको हम यहाँ पे 4 लिख दूं, 4 को 2 के पावर 2 लिख दूंगा, तो ये 2 इधर आ गया, 2 वापस से 1 हो जाएगा, log 2 बेस 2 वापस से 1 हो गया, तो 4 प्लस 1 सही आंसर आ जाएगा 5। तो परफेक्ट आंसर जो है आपको दिख रहा होगा कि 5 के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा, अगले क्लास की ओर चलते हैं। अगला क्लास क्या है, सॉरी अगला क्लास नहीं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, ये क्वेश्चन है कि लॉग फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच 1/log ऑफ 2, 1/log ऑफ a बेस 2 प्लस 1/log ऑफ a बेस 3 प्लस 1/log ऑफ a बेस 4। इसका वैल्यू 1 है, a का वैल्यू पूछा है हमसे, तो मैंने अभी पढ़ा था नोटा कि log ऑफ a बेस b को मैं log ऑफ a बेस c अपॉन log ऑफ b बेस c लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो मैं बोला ऐसा बोलूंगा कि दोनों का कुछ किसी एक बेस ले लें, कोई है ना, कोई एक बेस ले लें, मान लेते हैं b ले लेते हैं, तो 1/log ऑफ a बेस b अपॉन log ऑफ 2 बेस b लिख सकते हैं, इसको सर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको ये जो है, अभी आपको ये बात समझ में, ये जो है उठ करके ऊपर आ गया, ये ऊपर ऊपर उठ के आ जाएगा, तो log ऑफ 2 बेस b हो जाएगा ये, ठीक है। तो इसको प्लस यहाँ से सेम कहानी यहाँ भी हो जाएगा, log ऑफ 3 बेस a बेस 3 a बेस b अपॉन
log of 3 base b प्लस 1 अपॉन log of a base b अपॉन log of 4 base b। ये देखो सब उठ के ऊपर चला गया तो ये आएगा log of 2 base b अपॉन log of a base b प्लस log of 3 base b अपॉन log of a base b प्लस log of 4 base b अपॉन log of a base b। ठीक है, तो log of a base b अगर हम एलसीएम ले लें तो जो बच जाएगा नीचे log of a base b, दिस इज व्हाट 2, सबको ऐड कर दो तो log of b, ये सब ऐड हो जाएगा ना, 2 प्लस log b बेस 3 प्लस log b बेस 4। अब देखो बेस सेम है बेटा, बेस सेम है तो सारा a इंटू बी हो जाएगा, ये बी सी हो जाएगा, तो log ऑफ b बेस 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन log ऑफ b बेस a इज इक्वल टू 1। यही तो होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है सर? 2 इंटू 3 कितना, 6 इंटू 4 24, तो ये आएगा 24। अच्छा, अब वापस से बेस चेंज थ्योरम लगा देंगे, मतलब बेस सेम है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ 24 बेस है, इसका वैल्यू 1। तो तुम बताओ कि हम इसको कैसे लिखेंगे? 24 इज इक्वल टू ए के पावर 1 लिख दें? हाँ सर, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? ए का वैल्यू आ जाएगा 24 के बराबर, तो ए इक्वल टू 24 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? थोड़ा बहुत लॉग की चर्चा आपको समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, होमवर्क मैं दे रहा हूं, या आप होमवर्क करना है ना, उसके आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, आपको ये बात मालूम है कि एपी क्या है? कोई सा भी ऐसा सीरीज, सीरीज कैसा सीरीज सर? कोई सा भी ऐसा सीरीज जो कि इस तरीके से एक्सपेंड हो कि सर ए प्लस अगला टर्म जो है, अगर मैं बोलूं कि ये a1 a2 a3 a4 a5 an, ये एक सीरीज है मान लेते हैं। अगर ये सीरीज, अगर आपको बोलूं कि दोनों के बीच का, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दिस इज a2 माइनस a1, इसको अगर मैं बोलूं कि एक d है, मतलब a2 माइनस a1 का वैल्यू फिक्स है, मतलब जो कहीं से भी आप a2 माइनस a1 का वैल्यू निकालोगे या दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का वैल्यू निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, तो वो सेम आएगा। सर a2 माइनस a1 जैसा d है वैसे ही a3 माइनस a1 भी a2 भी d आना चाहिए, मतलब दिस माइनस दिस भी d आना चाहिए। सर दिस माइनस दिस भी d आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। a4 माइनस a3 भी d के बराबर आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर a5 माइनस a4 भी d के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल 100%। a5 माइनस a4 भी d के बराबर आएगा, ये बात आपको आ रहा होगा, ये बात मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर अगर ऐसा होगा तो an का अगर कोई हमें जनरल टर्म्स लिखना हो कि सर an क्या होगा, सवाल तो क्लियर है। सर n निकालना है, n क्या होगा? तो भाई n अगर निकालना है तो a2 इज इक्वल टू, मैं यहां से लिखूंगा a1 प्लस d। तुम खुद देखो, a3 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा सर? a2 प्लस d, और a2 कितना है? a1 प्लस d, तो a3 इक्वल टू क्या a1 प्लस 2d हो जाएगा। हाँ सर, a4 कितना है? a4 इक्वल टू क्या a3 प्लस d लिखूंगा। हाँ सर, और a3 कितना? a1 प्लस 2d, तो a4 कितना हो जाएगा सर? a1 प्लस 3d हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सिमिलरली a5 क्या लिखेंगे सर? a5 जो है a4 प्लस d लिखूंगा मैं, यहां से देखो a4 प्लस डी, तो a4 कितना है? a1 प्लस 3d, और एक और d ऐड कर देंगे तो a1 प्लस 4d हो जाएगा। मतलब आपको ट्रेंड समझ में आया होगा कि अगर n लिखना है तो a1 प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, है ना। अगर ये 5 है तो ये 4 है, 4 है तो 3 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है, तो अगर n होगा तो n माइनस 1 होगा। समझ में आई बात? तो ये आपको n टर्म्स मिलेगा, ये आपको मिलेगा कि क्या कौन सा टर्म्स है? n टर्म्स है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ये n टर्म्स मिल गया कि किसी भी n टर्म्स का वैल्यू आप निकाल सकते हो। कब निकाल सकते हो?
जब आपको कॉमन डिफरेंस मालूम हो, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, इसमें कुछ और की भी कहानियां हैं। सम ऑफ एन जो है इन टर्म्स तक के सम को कैसे हम लोग निकालेंगे, तो उसका भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। कैसे निकालते हैं एन का सम, मतलब एसएन कैसे निकालेंगे भाई। एसएन, एसएन जो होगा वो होता है क्या, एन बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी के बराबर, इंटू डी के बराबर, ठीक है, ठीक है। ए प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू डी के बराबर कैसे आता है ये, है ना। ये चीजें की कहानी है। मतलब अगर आप ऐसा करोगे ना कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों को ऐड करो, यहां से सेकंड फर्स्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म, सेकंड थर्ड टर्म लास्ट थर्ड टर्म, इस अगर दो टर्म्स को ऐड करोगे तो उन दोनों का वैल्यू जो है किस बराबर आ जाएगा, बराबर आएगा, है ना, बराबर आएगा। कैसे, जैसे हमारे पास अगर सीरीज है A5 तक, ठीक है, A5 तक है, तो A1 प्लस A5 करूं मैं, A1 प्लस A5 करूं तो कितना आएगा सर, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस ऑफ 40, है ना। बहुत बढ़िया, 4 टाइम्स 40। अगर मैं बोलूं कि A2 प्लस A4 कर देता हूं, क्या होगा सर, A2 जो है A1 प्लस 2D है, A1 प्लस 2D है प्लस, ठीक है, और A4 कितना है, A1 प्लस 3D, सर A2 A1 प्लस D है, A1 प्लस D है, और A4 कितना बेटा, A4 जो है A1 प्लस 3D है। तो अगर A1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ D कर दूं तो A1 A1 2A1 प्लस 4D आ रहा है, देखो 2A1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D आ रहा है। अच्छा सर A, अब तो बाकी कॉमन बचा ही नहीं, है ना। तो ये दो टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो सेम वैल्यू बन रहा है ना। तो अगर वैल्यू सेम है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैंने ऐड कर दिया, है ना, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को ऐड कर दिया, और टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, टोटल नंबर एन है तो नंबर ऑफ पेयर एन बाई 2 बनेगा, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आपको सम मिल जाएगा एसएन का वैल्यू, ठीक है। ये कहानियां हैं एपी की। एपी की चर्चा थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। आगे की बात करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है कि 7 माइनस 4n ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, ये कोई nth टर्म है, मतलब n का वैल्यू दे रखा है आपको 7 माइनस 4 टाइम्स ऑफ n, है ना। तो अगर हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए होगा तो कोई सा भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का हमको डिफरेंस निकाल लेंगे, वही कॉमन डिफरेंस होगा। यही तो अभी पढ़े सर, हाँ बात तो सही है। तो अगर मैं बोलूं कि A3 माइनस A2 कर दूं तो वो भी चलेगा, सर A4 माइनस A3 कर दूं तो ये भी चलेगा, सर A5 माइनस A4 कर दूं तो ये भी चलेगा, ये भी सही बात है। सर अगर मैं बोलूं कि A8 माइनस ऑफ A7 कर दूं तो ये भी बात सही है। कोई सा भी n का वैल्यू यहां रखो, n आपको दे रखा है 7 माइनस 4 टाइम्स ऑफ n, n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो A2 कितना आएगा 7 माइनस 8। अच्छा n का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो A3 कितना आएगा 7 माइनस 12, ये है -1, ये है -5। अगर आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए तो दिस इज A3 माइनस ऑफ A2, A3 है -5, A2 है -1, -5 प्लस 1, इसका वैल्यू -4 के बराबर होगा, और यही हमारा परफेक्ट आंसर आएगा, यही हमारा परफेक्ट आंसर आएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस इसका कितना आएगा, कॉमन डिफरेंस जो हमसे पूछ रहा है डी का वैल्यू -4 के बराबर है। फंडा समझ में आ रही, फंडा समझ में आ रही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे लेते हैं हम, इसी कॉन्सेप्ट पे लेते हैं। बोल रहा है कि x प्लस 1, 3x, 4x प्लस 2 आर द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। फर्स्ट 3 टर्म्स है, ठीक है। अगर फर्स्ट 3 टर्म्स है तो मैं बोलूं कि अगर हमारे पास A1, A2, A3 3 एपी है, तीनों टर्म्स एपी में है और तीनों फर्स्ट 3 टर्म्स है, तो मैं बोलूंगा सर इसमें एक रिलेशन होगा कि A2 माइनस A1 जो होगा A3 माइनस ऑफ A2 के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है सर, दोनों बराबर आएगा। अच्छा अगर दोनों बराबर आएगा
तो यहां से मैं ये बोल सकता हूँ A2 को इधर लेके आ दो, 2 टाइम्स ऑफ A2 का जो वैल्यू होगा वो A1 प्लस A3 के बराबर होगा। सही बात है सर। A2 मालूम है, A1 मालूम है, A3 मालूम है, तो सब रख दो। 2 टाइम्स ऑफ A2 कितना बेटा 3x है, तो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ x इक्वल टू A1 कितना है x प्लस 1 है, दिस इज x प्लस 1 प्लस A3 कितना है 4x प्लस 2 है, इसको अपन 4x प्लस 2 रख दिया जाए, दिस इज 6x इक्वल टू x प्लस 4x, दिस इज 5x और 1 प्लस 1 दिस इज 3 है ना। तो 6x माइनस 5x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3 के बराबर आएगा। x का वैल्यू किसके बराबर आएगा 3 के बराबर। अच्छा अगर x 3 के बराबर हमसे पूछा क्या फिफ्थ टर्म, तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे सर। कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे कैसे, x इक्वल टू 3 है तो फर्स्ट टर्म A1 का वैल्यू कितना होगा 4 और A2 कितना आ जाएगा, A2 जो है सर वो आ जाएगा 3 × 3 9 और A3 कितना आ जाएगा सर, A3 जो आ जाएगा और 4 दूनी 8 4 3 12 तो 14 है ना, 14 आ गया। ठीक है फिफ्थ टर्म चाहिए तो फर्स्ट टर्म मालूम है A5 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D। A1 कितना बेटा 4 इंटू D का वैल्यू कितना है, दो के बीच का डिफरेंस, तो 9 माइनस 4 5 आ जाएगा, तो 20 4 24 तो 24 आंसर आ गया परफेक्ट। ठीक है तो सही इसका फिफ्थ टर्म कितना आ जाएगा 24 आंसर है ना। बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है, बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये बात आपको मालूम होगा। ठीक है ये आपको क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ होमवर्क में करना, आप लोग होमवर्क में ले जाओ और इसको अटेम्प्ट करना ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि एपी हम सीख रहे हैं या सीख लिए हैं। बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा सीरीज जिसमें कॉमन रेशियो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का सेम होगा। जैसे वहां कॉमन डिफरेंस सेम था, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, यहां दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के रेशियो जो है वो सेम रहेगा। क्या बोल रहे हो सर, क्या बात करते हो आप। मैं बोला कि मेरे पास सीरीज है A1 A2 A3 A4 A5 A6 लाइक दैट राइट। अगर मैं बोलूं कि हमारा जो ये सीरीज जो है मैं क्लेम कर रहा हूं कि ये जीपी में है, अगर ये जीपी में है तो क्या होगा, उसका कंडीशन क्या है, जीपी में होने का कंडीशन क्या है भाई, कंडीशन ये है कि इसका कॉमन रेशियो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का कॉमन रेशियो सेम होगा। मतलब A2 बाई A1 जो आएगा उसको अपन बोलेंगे कि इसके दोनों बीच का वैल्यू जो होगा वो R के बराबर होगा, दोनों के बीच के रेशियो, दोनों का रेशियो जो है R के बराबर होगा। सिमिलरली कौन सा लरली, सिमिलरली A3 बाई A2 जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। अच्छा सर A4 बाई A3 जो होगा वो भी किसके बराबर होगा, ये भी R के बराबर होगा। अरे बाबा अगर मैं बोलूं कि A5 बाई A4 किसके बराबर होगा, सर ये भी R के बराबर होगा। अच्छा ये बात है क्या, अच्छा बहुत बढ़िया। तो सर अगर हमें उसी के भांति, किसके भांति, एपी की तरह, एपी के भांति आपसे बोला गया कि इसका भी nth टर्म जरा निकालो, nth टर्म जरा निकाल के दिखाइए। आइए हम समझते हैं। A2 इज इक्वल टू, यहां से मैं बोलूंगा कि सर A1 इंटू आर हो रहा है भाई, हा क्या बात, बड़ा बढ़िया बात है सर। मैं बोलूं A3 जो हो रहा है वो A2 इंटू आर के बराबर है और A2 है A1 इंटू आर, तो अगर A2 मैं यहां लिखूंगा तो A1 इंटू दिस इज आर स्क्वायर हो गया। मजा ही आ गया। सर A4 कितना होगा, सर A4 जो हो जाएगा A3 इंटू आर के बराबर होगा। देखो A3 इंटू आर के बराबर हो रहा है A4, तो A3 है A1 इंटू आर स्क्वायर कौन रखोगे तो यहाँ A1 इंटू आर के पावर क्यों आ गया। अच्छा सिमिलरली A5 कितना आएगा, सर A5 जो है A4 इंटू आर के बराबर आएगा, दिस इज A1 टाइम्स ऑफ आर के पावर। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई है अच्छे से। अच्छा भाई बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है ना, बहुत खूबसूरत बात है। मैं क्या करूंगा कि अगर n टर्म्स निकालना है आपको, अगर आपको कोई सा भी n टर्म्स निकालना है तो ये A1 इंटू आर के पावर n माइनस 1 होगा।
कोई सा भी एन टर्म्स निकालना है तो ए वन इंटू आर के पावर एन माइनस वन होगा, है ना। ये एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि ये 5 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 1 है। तो अगर एन होगा तो ए वन इंटू आर के पावर एन माइनस वन होगा। ए वन क्या है? ए वन है आपका फर्स्ट टर्म, सीधा फर्स्ट टर्म, है ना। हमने निकालना सीख लिया। क्या निकालना सीख लिया? nth टर्म निकालना सीख लिया। अगर इसका हमें समेशन की बात किया जाए तो दो तरीके से समेशन इसका निकाला जा सकता है, मतलब दो केस बनता है इसमें, है ना। और फिजिक्स में ज्यादातर सम का ही यूज आप कर पाओगे। समेशन ऑफ जीपी सीरीज, ठीक है। दो फंडामेंटल बनते हैं यहाँ पे, कब? जब कॉमन रेशियो पर डिपेंड करता है। इफ r इज ग्रेटर देन 1, है ना। अगर r ग्रेटर देन 1 है, मतलब r ग्रेटर देन 1 है मतलब सर अगर r ग्रेटर देन 1 है, कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, और इफ r इज लेस देन 1, दो कहानी, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, है ना। मतलब एक कॉमन रेशियो छोटा, एक जीपी को छोटा करता जाएगा, एक जीपी को बड़ा करते जाएगा, है ना। तो अगर ये ऐसा होगा तो इसमें हम nth टर्म का सम निकाल सकते हैं कि एस ऑफ एन का जो वैल्यू होगा ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, समझे। ये ऐसे न आएगा, ठीक है। कैसे आता है ये चीजों की कहानी जो है हम आगे वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एस इन्फिनिटी अगर हमसे पूछे इसमें कि इन्फिनाइट टर्म्स का सीरीज कितना होगा, इन्फिनाइट टर्म का सीरीज क्या होगा? ए इंटू अपॉन आर माइनस ऑफ 1 के बराबर, या 1 माइनस ऑफ आर के बराबर, ठीक। कैसे सर? अगर एन का वैल्यू इन्फिनाइट रख दूं मैं, चूंकि और यहां इससे यहां आ जाओ, आर इज लेस देन 1, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि आर का वैल्यू 1/2 है, और 1/2 के पावर इन्फिनिटी करूं तो यहां इसी में पुट कर लो, ए इंटू 1/2 का पावर इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन 1/2 माइनस ऑफ 1, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो ऊपर जाएगा माइनस ऑफ ए अपॉन 1/2 माइनस ऑफ 1। तो अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो ए अपॉन 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 क्या था? क्या था 1/2 क्या था? आर था, तो इसको ए अपॉन 1 माइनस ऑफ आर, दिस इज द कॉमन रेशियो, और यही हमारा समेशन आएगा, ये हमारा एस इन्फिनिटी का वैल्यू आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, एस इन्फिनिटी जो है ए अपॉन 1 माइनस ऑफ आर के बराबर आएगा भाई। बुझ गए बात को? बुझ गए बात को? बहुत बढ़िया सर। सर इसी पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज ऑफ क्यू प्लस 3, क्यू/9, क्यू/27। यहाँ देखो, अगर मैं a2/a1 करूँ, a2/a1 क्या है? क्यू/3 अपॉन क्यू, क्या ये 1/3 है? क्या ये 1 से कम है? दिस इज आर एंड दिट इज लेस देन 1। अगर लेस देन 1 है तो क्या आप इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाल सकते हो? और वो इनफाइनाइट सीरीज का सम किसके बराबर होगा? ए अपॉन 1 माइनस आर। ए कितना है? क्यू, और आर कितना है? 1/3, तो 1 माइनस 1/3 जो है हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ क्यू/2। बात आपको समझ में आई? बात आपको समझ में आई? ये चार्ज का सम आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है कहानी? यहां तक कोई दुख दर्द तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये समेशन है सीरीज का। अगला टर्म्स है आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। सर बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन का कहाँ यूज है, उसको कहाँ कैसे यूज करेंगे? बाइनोमियल एक्सपेंशन एक ऐसा टर्म्स है जहां हम लोग अप्रोक्सीमेशन का गेम खेल रहे होते हैं। अप्रोक्सीमेशन मतलब सर आपको मैं बताऊं कि अगर कोई टर्म्स है, हमने पढ़ा है कि x प्लस ए का अगर होल स्क्वायर है तो आप बहुत अच्छे से लिख दोगे सर ये जो होगा x² प्लस a² प्लस 2ax होगा, है ना। ये लिख दोगे। अगर आपसे पूछ लिया गया कि सर x प्लस a का होल क्यूब हमसे पूछा गया तो किसके बराबर होगा? x³ प्लस ऑफ a³ प्लस 3ax इंटू a प्लस x, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो x³ प्लस
ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर, जो कि कॉमन लेके हटा दिया मैंने, ऐसे लिख सकते। अगर यहीं पे आपसे पूछ लिया कि भाई साहब x प्लस ए के पावर 4 क्या होगा, प्राण निकल जाएंगे, प्राण प्राण पखेड़ू बाहर आ जाएंगे भाई, बाहर, है ना, इसी में बाहर आ जाएंगे। मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं, याद नहीं हो किसी को, ऐसा नहीं बोलो कि तुम नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन आता है तुमको, तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो, बट मैं बोलूं कि अगर x प्लस ए का पावर 20 कर दूं, अब तुम निकालो, मजा ही आ जाएगा सर, जो है दिलो दिमाग की धड़कन बाहर से आ जाएगी, और फिर भी हम निकाल नहीं पाएंगे। समझे बात को, समझे बात? हाँ, तो इन्हीं को एक्सपेंड करने के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन नाम करके एक टर्म्स आते हैं, है ना। कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। अगर कोई सा भी टर्म्स कुछ इस तरीके से है, ठीक है, कोई सा भी टर्म्स कुछ इस तरीके से कि x प्लस ए का पावर n है, तो अगर इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो ऐसे एक्सपेंड करेंगे। कैसे सर, x कॉमन ले लो बाहर, तो ये बाहर आ जाएगा x के पावर n, ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस n इंटू ए बाई एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स बाई ए बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 6 इंटू एक्स बाई ए का, इसको इधर चला जा भाई, अरे क्या हो गया तुम्हें, हाँ इसको मैं इधर लिख लेता हूँ भाई, इसको इधर लिख लेता हूँ, क्या, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 6 इंटू एक्स के एक्स बाई ए बाई एक्स का होल क्यूब, लाइक दैट, राइट। ये एक्सपेंशन होता है ना, ये एक्सपेंशन होता है। वो ये कैसे आता है, वो बाइनोमियल एक्सपेंशन का गेम है, हम उसकी चर्चा ज्यादा नहीं करेंगे, बट आप समझ लो कि ये आता है, ठीक है। बट हमको क्यों पढ़ा रहे हो, हमें आप क्यों बता रहे हो ये सब, ये तो मैथ है भाई, सोल्व तो करना है ना तुमको, फिजिक्स सोल्व करने के लिए तो मैथ तो आना ही चाहिए। हाँ सर बिल्कुल आना चाहिए। मैं बोलूं कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें ए बाई ए वाला टर्म्स ए बाई एक्स, जैसे मैंने यहाँ एक्स के पावर एन इंटू 1 प्लस ऑफ ए बाई एक्स कर दिया, एक्स के पावर एन, तो ए बाई एक्स, ए अगर बहुत ज्यादा छोटा होगा तो ए बाई एक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा छोटा होगा, या एक्स बहुत बड़ा होगा तो ए बाई एक्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो अगर ये ऐसा होगा कुछ, तो मैं जितना ज्यादा छोटा वाला टर्म्स है उसकी स्क्वायर वाले सारे टर्म्स को यहां से निग्लेक्ट कर दूंगा, तो बाकी टर्म्स जीरो बच जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सही एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा एक्स के पावर n प्लस ऑफ n इंटू ए बाई एक्स, ए एन इंटू ए इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, इस तरीके से, ठीक है। सर हमारे पास मैं अगर बोलूं कि अगर ये 1 प्लस ऑफ एक्स के पावर n है, इफ n is sorry x is tending to 0, ठीक है, मतलब x का वैल्यू जो है 0.000000000000000001 है, ऐसा कुछ है। अगर x का वैल्यू 0.0001 है, तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस ऑफ n इंटू एक्स, इसका वैल्यू ये 1 प्लस n इंटू एक्स होगा। अगर बोलूँ कि 1 माइनस ऑफ एक्स से पावर n हो तो क्या होगा सर, 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। सर 1 माइनस एक्स के पावर माइनस एन हो तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस ऑफ एन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि ये कि क्या सर 1 प्लस एक्स के पावर माइनस एन हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ एन इंटू एक्स। ये आपको बात दिमाग में बना करके रखना है, खून में घुसे रहना चाहिए। इसका यूज हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे मैं बोलूं कि एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन ये है कि इवेलुएट द वैल्यू ऑफ 1001 होल का पावर 1/3 अप टू 6
प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 6 डेसिमल प्लेसेस तक इसका वैल्यू निकालना है मतलब अगर ये कुछ आएगा तो 0.000034 जो भी आ रहा है 336 इस तरीके से डिजिट निकालना, ठीक है। मैं ऐसा कर सकता हूं कि 1000 प्लस 1 होल का पावर 1/3 सर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं 1000 कॉमन ले लूं तो 1000 के पावर 1/3 बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 1/1000 के पावर 1/3। सर यार 10 का क्यू है, हाँ सर, तो अगर बोलूँ मैं 10 का क्यू का पावर 1/3 और इसका वैल्यू 1 प्लस 1/1000 होल का पावर 1/3 है, तो ये क्या कट गया, दिस इज 10 टाइम्स ऑफ 1 प्लस ऑफ ये 0.001 होगा होल का पावर 1/3। हाँ सर बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये 1 के मुकाबले में बहुत छोटा है तो इस टर्म्स को अगर हमको एक्सपेंड करना है तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 1 प्लस ऑफ 1/3 इंटू 0.001, यही तो होगा। हाँ सर, तो अगर यहाँ कर लो ये 1 प्लस 1/3 कितना आएगा 0.33 इंटू 0.001, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो यह आएगा 10 इंटू 1.00033 कुछ ऐसा है ना 033, ठीक है। 6 टर्म्स है तो 6 टर्म्स के बाद 0 आ जाएगा, है ना। तो अगर मल्टीप्लाई को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 10.00033 ऐसा कुछ करके, ठीक है। ये इससे हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लिए कि हमारा लगभग वैल्यू इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो यहां यूज है बाइनोमियल एक्सपेंशन का। कब यूज करेंगे जब ये वाला टर्म्स जो है बहुत छोटा होता है तो 1 प्लस nx लिख देते हैं, ठीक है। एक और इसी का एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं आपसे, क्या है ये देखो, the value of acceleration due to gravity gh at any height h above the surface of the earth is given by किसी एक, अगर ये हमारे पास अर्थ है, इस अर्थ के सरफेस से किसी h हाइट पे दे रखा है आपको क्या, किसका ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सेलरेशन कितना होगा g ड्यू टू h, वो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। क्या दे रखा है सर, ये जो है g टाइम्स ऑफ r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चूंकि अगर मैं ऐसा कर लूं कि इसको g इंटू जी एट एच ऐसे लिख लेते हैं, g एट एच इक्वल टू g इंटू आर स्क्वायर, अब इसको r प्लस h का पावर -2 कर सकते हैं, r प्लस ऑफ h का पावर -2 कर दें तो दिस इज g टाइम्स ऑफ r स्क्वायर, r के पावर -2 1 प्लस ऑफ h बाई आर, उसका पूरे का पावर -2, ये हो जाएगा। अब बताओ r कॉमन लिए तो r के पावर -2 बाहर आ जाएगा, h बाई आर यहाँ आ गया, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो g इंटू ये बच जाएगा 1 प्लस ऑफ h बाई आर के पावर -2। अब देखो चूंकि r बहुत ज़्यादा छोटा है और h बाई आर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो इस टर्म को हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं और उसको लिखेंगे 1 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ h बाई आर के बराबर। और यही फॉर्मूला होता है किसी सरफेस से किसी h हाइट से के पास आसपास, है ना, किसी भी h हाइट पे, बट कंडीशन ये है कि h शुड बी वेरी वेरी लेस देन r, h बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, ठीक है। h बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए r के कंपेरिजन में, है ना। मतलब r का वैल्यू लगभग जो है 6400 किलोमीटर के आसपास होता है, ऐसा कुछ, है ना। तो उसके कंपेरिजन में h का वैल्यू जैसे 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, तो ये थोड़ा छोटा है। तो उस तरह में हम यहाँ से ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे h का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन का कंसेप्ट और बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज, अभी और भी चीज़ें आएंगे बहुत टाइम पे जब आप SHM की कहानी पढ़ोगे, और बहुत जगह पे यूज होता है ना, क्या क्या बताऊँ मैं, ध्यान अभी तो उतना है नहीं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री,
ट्रिग्नोमेट्री इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि आप बिना ट्रिग्नोमेट्री को के तो मतलब मैथ को क्या ही हम बताएं, मैथ कैसे सोल्व करोगे बिना ट्रिग्नोमेट्री के। आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात शुरू किया जाए। और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक्स जो हैं हम लोग बेसिकली ट्रायंगल्स के साइड्स के रेशियोज की स्टडीज करते हैं, है ना, उसके बारे में जानते हैं। ये बातें आपको मालूम होगा। एक बेसिक सा फंडा मैं बता रहा हूँ, साइन रूल एंड कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल पहले, अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, दिस इज ए बी, ये सी है, इसके सामने वाले साइड्स को मैं बोलूँ कि इसके वाले एंगल को कैपिटल ए बोल रहा हूँ मैं, सामने वाले साइड को स्मॉल ए, इसको कैपिटल बी, और सामने वाले साइड को स्मॉल बी, इसको कैपिटल सी, और सामने वाले साइड को स्मॉल सी। तो साइन रूल जो है वो क्या है कि ए अपॉन साइन ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए, बी अपॉन साइन ऑफ बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी। ठीक है, ए अपॉन साइन ऑफ ए इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ बी इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ सी। ये एक रिलेशन है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिलेशन। ठीक है, इसको साइन रूल कहेंगे। कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल क्या होता है आपको मालूम होगा सर। कोसाइन रूल जो है क्या होगा कि अगर दो साइड्स के बीच का जो है ना, मतलब इस तरीके से लिखेंगे कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2cb कॉस ऑफ ए। मतलब अगर एंगल ए चाहिए, कॉस ऑफ ए इक्वल टू लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2cb। ठीक है, कॉस ऑफ अगर बी चाहिए कॉस ऑफ बी, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ठीक है, कॉस ऑफ सिमिलरली कॉस ऑफ सी चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी के बराबर। ठीक है, ये कॉस ऑफ ए बी के बराबर है। और अगर साइन क्या होगा, कोसाइन क्या होगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स के रेशियोज की बात की तो करते हैं अपन कि अगर ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाले साइड को पी, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो साइन थीटा, इसके रेशियो को, साइड के रेशियो को 6 तरीके से डिफाइन किया गया है ना। 6 पेयर बन रहे थे, 6 तरीके का रेशियो बन रहा था। एक तो बन रहा था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एक बन रहा था परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एक बन रहा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इन तीनों के जस्ट अपोजिट 2 और 3 और बन रहे थे। इसका जो अपोजिट था वो था हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जो अपोजिट था वो हाइपोटेनस अपॉन बेस था, इसका जो अपोजिट था वो परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर था। तो इसको अपन टेन थीटा नाम दिया गया, इसको साइन थीटा नाम दिया गया, है ना भाई, इसको कॉस थीटा नाम दिया गया, कॉस थीटा नाम दिया गया, कॉस ऑफ थीटा इसको नाम दिया गया। ये जो है कॉट थीटा बन गया भाई हमारा, ये जो है सेक थीटा बन गया, इसको सेक ऑफ थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी करेंगे। और ये जो है कॉस एक थीटा का वैल्यू हाँ एच बाई पी के बराबर होगा। ये बात आपको अच्छे से मालूम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब हर एक साइन थीटा के अलग अलग वैल्यू पे क्या क्या वैल्यू आएंगे, ये चीज भी आई थिंक आपको मालूम होगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा मैं जाऊंगा नहीं। 0 से 90 डिग्री में वैल्यू क्या होता है ये भी मालूम होगा। इसमें सारे ऑल आर पॉजिटिव, इसमें साइन एंड कोसाइंस आर पॉजिटिव, इसमें सर टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, इसमें कौन पॉजिटिव है सर, इसमें कॉस एंड सेक एंड सेक थीटा आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी ज़्यादा चर्चा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स की बात हम नहीं करेंगे। ठीक है, 0 से 90 डिग्री में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या होगा ये बात आपको मालूम होगा। हम थोड़ा सा कंपाउंड एंगल की बात करते हैं कि सर
साइन ऑफ ए प्लस बी, ये क्या होता है सर, ये साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के बराबर। बहुत बढ़िया। सिमिलरली साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होगा सर, साइन ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के बराबर। सिमिलरली कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या आएगा, दिस इज कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सॉरी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ये सब अगर आप बोलोगे सर ये सब कैसे आता है, इसका प्रूफ क्या है, तो ये बेसिक प्रूफ्स जो है जब प्योर मैथ्स आप पढ़ोगे, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो सर्कुलर लूप बना करके उसका प्रूफ किया जाता है। बट मैं अभी वो सब बताने वाला नहीं हूँ क्योंकि अपने पास उतना समय नहीं है, बहुत कम समय में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा भाई, ये जो है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के बराबर। बहुत बढ़िया सर, इसका जो है, और अगर मैं बोलूं कि साइन ए, इफ ए और बी दोनों बराबर हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तो मतलब साइन ऑफ 2a, 2 ऑफ ए, 2 ऑफ ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ ए। ये बात आपको अच्छे से मालूम होगा। कॉस ऑफ 2a क्या हो जाएगा सर, कॉस ऑफ 2a क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए के बराबर है ना। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दूं, ये भी साइन स्क्वायर ए है, तो ये जो बच जाएगा 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ ए के बराबर आएगा। यहाँ जो है कॉस स्क्वायर ए, तो ये 1, ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ ए माइनस ऑफ 1 के बराबर आएगा। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। ओके भाई, बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल की ओर चले हम। अगला टॉपिक क्या है, मतलब इसी में थोड़ा सा और चीज़ें को एक्सप्लोर करते हैं, और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। tan 2a का वैल्यू किसका बराबर आएगा, tan ऑफ 2 ऑफ a इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ a। अच्छा, tan a प्लस बी मैंने नहीं देखा, तो tan ऑफ a प्लस b का जो वैल्यू होगा वो किसका आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ सॉरी tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, है ना। अगर tan ए और बी दोनों बराबर हुआ तो tan ऑफ 2 ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज 2 tan ऑफ ए अपॉन 1 माइनस tan ऑफ स्क्वायर ऑफ ए, है ना। 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ ए, tan स्क्वायर ऑफ ए, है ना। बहुत बढ़िया। अगर आपसे बोलूं कि ये बताओ tan ऑफ थीटा बाई 2 को आपको लिखना है कॉस एंड साइन के फॉर्म में, और एंड साइन के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे सर जैसे, या मैं बोलूं कि प्रूव दैट tan ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। कैसे होगा, कैसे होगा सर, tan थीटा को हम साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 का इसको रूट ले सकते हैं, है ना। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, ये जो है हम चूंकि अभी पढ़े हैं कि कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सर कॉस ऑफ थीटा का जो वैल्यू होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको इधर ले गए तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा
थीटा बाई 2 का जो वैल्यू होगा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा के बराबर आएगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लिख लेंगे, है ना। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, इसका रूट जो है यही tan ऑफ थीटा बाई 2 के बराबर आएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, मतलब ये भी एक फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए कुछ कुछ रिलेशंस हैं, और भी क्या कहानी है। अगर मैं बोलूं साइन सी प्लस साइन ऑफ डी का वैल्यू कैसे निकालोगे आप, साइन सी प्लस साइन डी का वैल्यू कैसे निकालोगे। जैसे पूछ लिया गया कि ये बताओ कि साइन ऑफ 33 डिग्री प्लस साइन ऑफ 57 डिग्री, ऐसा करके, है ना। तो आपका इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आइए, क्या है, अगर मैं बोलूं c प्लस डी, तो मान लेते हैं कि a प्लस बी का जो वैल्यू है वो c है और a माइनस बी का वैल्यू है वो d है, ठीक है भाई, मान लिया जाए, है ना, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। तो साइन ऑफ c को मैं लिखूंगा a प्लस बी, ठीक है, प्लस साइन ऑफ डी को मैं लिखूंगा a माइनस बी, ठीक है। तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे कितना है बताओ, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के बराबर। ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे हो कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी के बराबर आ रहा होगा। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए का वैल्यू किसके बराबर है, अब साइन ए तो हमको मालूम नहीं है, ए किसका है, ए क्या है और बी क्या है ये भी हमको मालूम नहीं है, तो हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। अगर मैं बोलूँ इसको ऐड कर दो, तो 2 टाइम्स ऑफ ए का वैल्यू सी प्लस डी आ रहा है, तो ए इक्वल टू उसका सी प्लस डी बाई 2। अब सब्ट्रैक्ट कर दूं तो बी इक्वल टू आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो ए को लिख दूंगा यहाँ सी प्लस डी बाई 2, बी को लिख दूंगा सी माइनस डी बाई 2 के बराबर, ठीक है। बात आपको समझ में आई। तो मतलब हमारे पास जो बन गया साइन सी प्लस साइन ऑफ डी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर आएगा, वो किसके बराबर आएगा, आ जाएगा इसके बराबर, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत धुआंधार, बहुत सुंदर, बहुत भयंकर, बहुत बढ़िया। अगर बोलूँ साइन सी माइनस साइन डी निकालो बच्चा, मैं बोलूंगा कि साइन सी माइनस साइन डी निकाल लो बच्चा। साइन सी सर माइनस साइन ऑफ डी का वैल्यू किसके बराबर होगा सर, फिर वही एजम्पशन सर, ए प्लस बी को मैं सी मान लेता हूँ, ए माइनस बी को मैं डी मान लेता हूँ, मान लेके चलते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर मैं वापस से ही लिखूं साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, तो इस बार जो टर्म कटेगा वो क्या कटेगा, साइन ए इंटू कॉस बी वाला टर्म्स कट जाएगा, बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी, मतलब 2 इंटू यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। बहुत बढ़िया, ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा कि सर साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी का वैल्यू किसके बराबर आएगा, ये बातें आपको क्लियर होगी। बहुत बढ़िया, मैं आपको बोलूंगा कि एक बार आप किसका करो, cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d। फाइन, cos c प्लस cos d का वैल्यू किसके बराबर होगा, c प्लस cos ऑफ d इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, है ना। सेम वही वापस कहानी, c को a प्लस बी, d को a माइनस बी, तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी इक्वल टू व्हाट, अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या है, cos ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b, ठीक है, और माइनस साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, ठीक है। यहां ऐड करोगे तो प्लस कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b प्लस
साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के बराबर आएगा। साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जो टर्म्स बचेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी के बराबर। तो 2 कॉस कितना है, ए का वैल्यू किसके बराबर है सर, ए का वैल्यू सी प्लस डी बाई 2 है ना, बहुत बढ़िया सर। और बी का वैल्यू कितना है सर, कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 के बराबर, सी माइनस डी बाई 2 के बराबर है ना। ये कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, वो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। सिमिलरली मैं बोलूँ कि साइन कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी निकालो आप, कॉस सी माइनस कॉस डी निकालोगे, सी को वापस से प्लस बी पुट करो, डी को वापस से माइनस बी पुट करोगे, तो आपको जो टर्म्स आएगा वो कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, एक्सपेंड करो कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। तो ये माइनस, ये भी माइनस कट गया, तो कॉस माइनस वाला टर्म्स कट जाएगा, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी के बराबर होगा। तो माइनस ऑफ 2 इंटू साइन ऑफ ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ, दिस इज सी माइनस डी बाई 2, बट यहाँ माइनस लगा हुआ है, इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो साइन ऑफ दिस इज सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ डी माइनस सी बाई 2 के बराबर आएगा। ये अपना साइन कॉस ऑफ सी माइनस कॉस ऑफ डी का रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें हैं कुछ कुछ जो आपको ध्यान में होना चाहिए, ताकि आप बेसिक सा कैलकुलेशन आप केमिस्ट्री फिजिक्स में अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे क्या क्या रिलेशंस है, और आगे की रिलेशंस जो हैं, ग्राफिकल एनालिसिस, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ग्राफिकल एनालिसिस है, उसके बारे में हम लोग अगले वाले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम ग्राफ्स के बारे में चर्चा करेंगे कि और अदर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ही नहीं, सारे फंक्शंस के ग्राफ के बारे में चर्चा करें, ताकि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में या ग्राफिकल क्वेश्चंस में तकलीफ कभी ना हो, है ना। क्लास नेक्स्ट क्लास में अटेंड कर लेंगे आप लोग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और पढ़ाई लिखाई जारी रखें। गॉड ब्लेस यू।